energy levels A, comma B and C of a certain atom correspond to increasing value of energy, that is EA greater than EB and EC। देखिए बच्चों कैसे करना है इसे। ये मैंने कहा कि ये EC सबसे बड़ा एनर्जी लेवल, उसके बाद EB, आफ्टर दैट EA। ठीक, क्वेश्चन से ये समझा। लैम्डा वन रेडिएशन की है, कब? लैम्डा वन कब है? जब C से B जाता है, यानी कि C से B जाएगा तो लैम्डा वन है। लैम्डा टू जब है B से A जाता है, दैट इज लैम्डा टू, यहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है। और अगर C टू A जाता है तब है लैम्डा थ्री। तो हम देख सकते हैं क्या कि हम लिख सकते हैं यहाँ से एच सी बाई लैम्डा वन इज इक्वल टू एनर्जी लेवल का डिफरेंस, से इक्वेशन वन लिखा। एच सी बाई लैम्डा टू, अगेन एनर्जी लेवल का डिफरेंस, लैम्डा टू किसके बीच का है? ए बी एंड ई ए, एंड एच सी बाई लैम्डा थ्री, अगेन एनर्जी लेवल का डिफरेंस, दैट इज ई सी माइनस ई ए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो हमें मिलता है वन बाई लैम्डा थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा वन प्लस वन अपॉन लैम्डा टू। एंड यहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्डा थ्री इज इक्वल टू लैम्डा टू लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, एंड ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। एक एमीटर, वोल्टमीटर और रजिस्टर को सीरीज में लगाया गया है सेल के। ये आपका एमीटर, वोल्टमीटर, रजिस्टर स्मॉल आर कह दिया, और यहाँ कह दिया सेल, ये सीरीज में लगाया है। बच्चों जो रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का, वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज वेरी लार्ज। अब क्या करा, क्वेश्चन में कहा है कि इफ अनदर रजिस्टर आर इज कनेक्टेड टू पैरेलल विद वोल्ट मीटर के पैरेलल में क्या करा है बच्चों? एक और आर रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, और कुछ सर्किट इस तरीके का हो गया है। तो कह रहा है कि करंट पे क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि करंट ऑलवेज चूज द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था इसलिए करंट की वैल्यू फर्स्ट केस में कम होगी, लेकिन यहाँ पर इसे क्या, एक पाथ मिल गया जो लीस्ट रेजिस्टेंस का है, तो करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? जो टोटल करंट जा रहा होगा वो एमीटर से बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक पाथ मिल रहा है करंट को पास होने के लिए। तो हम देख सकते हैं I2 इज ग्रेटर देन I1, और हम कह सकते हैं कि करंट I जो कि एमीटर से पास हो रही थी इस वाले केस में I इज इक्वल टू I1 है, और इस वाले केस में I इज इक्वल टू I2 प्लस IR है। तो आपको देखने को मिल रहा है करंट की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। कि अगर देखो द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट, तो फॉर्मूला क्या होता है? एफ नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। अब कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस फोर टाइम्स कर दी, यानी कि जो एल नॉट सी नॉट है, आपकी जो सी है वो फोर टाइम्स सी नॉट है। तो अब क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल नॉट फोर सी नॉट, एंड दैट इज वन अपॉन फोर पाई, टू बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, और ये ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? एफ नॉट बाई टू। सो ऑप्शन डी सही आंसर हो गया अपना। दो कार हैं, पॉइंट P एंड पॉइंट Q से स्ट्रेट लाइन पे चलना चालू करती हैं। दोनों की हमें डिस्टेंस और टाइम के बीच का, या डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन दिया है। तो वेलोसिटी कब सेम होगी? तो इसकी वेलोसिटी Vp कहा, इसकी वेलोसिटी Vq कहा। वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सपी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा a प्लस टू बी टी। इसी तरीके से Vq द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये आएगा आपका f माइनस टू टी। कह रहे हैं कि Vp इज इक्वल टू वी क्यू, इसको हमने पुट किया तो a प्लस
2BT इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों F माइनस 2T। और जब इसे हम इक्वल करके T के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है F माइनस A अपॉन 2 1 प्लस B एंड ऑप्शन डी सही हो जाता है। एक रॉकेट को फायर किया गया, स्पीड इतनी थी, अब ये कह रहा है कि इन्फिनिटी पे पहुंच जाए बहुत दूर, जहां पर आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई है अर्थ और रॉकेट के बीच की। ये अर्थ है और ये आपका रॉकेट है। ये इतना इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच चुका है कि इसके अर्थ और रॉकेट के बीच में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो गई है। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ करेंगे। जब अर्थ पे था रॉकेट तब इनिशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ जी एम बाई आर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर हाफ एम बी स्क्वायर एंड ये स्मॉल जी की वैल्यू होती है तो माइनस एम जी आर। आप क्या लिख सकते हो, जी एम बाई आर स्क्वायर इज द स्मॉल जी, तो जी एम बाई आर हो गया आपका जी आर। ये इनिशियल आपकी रॉकेट की एनर्जी हो गई। जब फाइनल पहुंचा, इन्फिनिटी पे पहुंचा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई। अब इन दोनों में पुट कर देंगे, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन राइट हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम वी इन्फिनिटी का स्क्वायर और 1/2 एम से देखिए एम कैंसिल हो जा रहा है और आपको दे रखी है जी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ वी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 GR, तो ये हो जाएगा 9 GR माइनस GR 1/2 वी इन्फिनिटी। जब इसे सॉल्व करेंगे तो वी इन्फिनिटी की वैल्यू आएगी बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 7RG या 7GR और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। बच्चों एक रेक्टेंगुलर ब्लैक सरफेस है, इसका एरिया ए है और एनर्जी इतनी इमिट कर रहा है पर सेकेंड। अब आपसे पूछा गया है कि अगर लेंथ और ब्रेड्थ को रिड्यूस कर दिया जाए 1/3 से तो जो नया एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, पहले ये देख लेते हैं। नया एरिया बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए एल बी पुराना, अब क्या हो गया L/3 हो गया, B/3 हो गया, तो आप देख सकते हो L इंटू बी बाई 9, L इंटू बी बाई 9 और जो क्या हो गया पुराने वाले एरिया का 1/9 हो गया। अब आपको पता है कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू A इंटू टी रेज टू दी पावर 4, जहाँ T केल्विन में लेते हैं, तो आप लिख सकते हैं E2 बाई E1 A2 बाई A1 एंड T2 बाई T1 की पावर 4। T2 कितना है आपका 327 डिग्री सेल्सियस में, इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 600 केल्विन आएगा। T1 आपका कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसे केल्विन में कन्वर्ट किया तो आपका 300 केल्विन आएगा। एरिया नया कितना हो गया A/9, पुराना था A। टेम्परेचर की वैल्यू रखी 600 डिवाइडेड बाई 300 की पावर 4 E2 डिवाइडेड बाई E पुरानी एनर्जी जो कि गिवन है क्वेश्चन में, देन E2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/9 दैट इज 2 रेज टू द पावर 4 विच इज 16 एंड E इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये हो जाएगी आपकी नए एनर्जी का इमिट पर सेकेंड विच इज ऑप्शन डी एंड दैट इज करेक्ट। The ratio of speed of sound in nitrogen gas to the helium gas हमें निकालना है बच्चों। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। V इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ गामा T बाई M, M मॉलिकुलर मास होता है। अब आप ध्यान से देखिए कि जो टेम्परेचर है वो सेम है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं V नाइट्रोजन अपॉन V हीलियम इज इक्वल टू गामा फॉर नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई गामा फॉर हीलियम एंड स्क्वायर रूट ऑफ
mass molecular mass of helium divided by molecular mass of nitrogen। जो गामा n की वैल्यू होती है, डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस की 7/5 होता है गामा। और हीलियम एक नोबेल गैस है जो एक मोनोटोमिक गैस है, और इसके लिए जो वैल्यू आती है वो आती है 5/3 गामा की। मॉलिकुलर मास 4 और नाइट्रोजन का होता है 28। जब बच्चों से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर रख देते हैं सारी वैल्यू को। तो 7/25 इंटू 3 एंड 4/28 which is 1/7 and 7 cancel, so this is the square root of 3/5 and option C is correct। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों, जो पूछा गया है कि आपका अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर लाइंग अलोंग जेड एक्सिस कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो जेड एक्सिस में है तो हम एक्स वाई प्लेन कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, और जेड एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन है, पेपर के बाहर है, करंट 2 एम्पियर की यहाँ फ्लो इस तरीके से कर रही है। अब कह रहा है कि हमें द इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज कंप्यूटेड अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन पी क्यू where p is the coordinate 2, 0, 0 and q has the coordinate, तो p का कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे है, यहाँ पर ये पॉइंट p है आपका, एंड q जो है 2, 2 का यहाँ पर है, दैट इज 2, 0 यहाँ पर है। आपको इस लाइन के अलोंग b डॉट डी एल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक सर्कुलर पाथ भी ले लेते हैं और इस पॉइंट को कह देते हैं R। अगर आप देखें और इस्तेमाल करें यहाँ पर एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो PQR में कोई भी करंट क्लोज नहीं है। तो PQR की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कोई भी करंट एनक्लोज नहीं है, तो क्लोज इंटीग्रल along PRQ, P से R एंड Q एंटी क्लॉकवाइज सेंस में B डॉट डी एल इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल, इसके अलोंग जो इंटीग्रल होगा R टू Q, देन RQ इंटीग्रल B डॉट डी एल प्लस Q टू P, तो Q टू P B डॉट डी एल इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड B डॉट डी एल Q टू P हो गया आपका माइनस का आपका यहाँ पर आ जाएगा बच्चों इंटीग्रल R टू Q B डॉट डी एल। इसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और जो ये आपका आर्क लेंथ होगी, ये R टू Q आर्क लेंथ होगी बच्चों। देखिए ये एंगल आपका कितना है, π/4, क्योंकि ये 2 है और ये भी 2, एंड दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 1 एंड tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। तो आपकी ये लेंथ हो जाएगी π/4 और रेडियस r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एंड इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 8। मैं इसको बच्चों यहाँ सॉल्व करता हूँ, तो देखिए P2Q क्या हो जाएगा, साइन निगेटिव हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन ले ली तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा का म्यू नॉट आई अपॉन 8, एंड आई की वैल्यू आपकी कितनी है 2 एम्पियर, और 4 पाई म्यू की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7, सॉरी yes 4 pi into 10 raised to the power -7, and here I is equal to 2 and 8, so it is pi into 10 raised to the power -7, and now the option D is correct। This is a very nice question बच्चों। देखिए at the instant t is equal to 0, a force F is equal to kTx on a small body of mass m resting on a smooth horizontal surface, the time when the body
leave the surface is। तो अगर हम इसका FPD बनाए बच्चों, तो देखिए फोर्स F इधर लग रहा है एट एन एंगल अल्फा, फोर्स का कंपोनेंट इधर आ जाएगा F cos अल्फा और इधर आ जाएगा आपका F sin अल्फा। नीचे की तरफ mg वेट लगेगा और सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी n। तो हम लिखेंगे यहाँ पर n प्लस F sin अल्फा इज इक्वल टू mg एंड n इज इक्वल टू mg माइनस F sin अल्फा। जिस इंस्टेंट पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगी उसी इंस्टेंट पर बॉडी लीव कर देगी। तो नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कर देते हैं mg माइनस F sin अल्फा, और यहाँ से आपका जो F आ जाता है वो आ जाता है mg अपॉन साइन अल्फा, और F इज इक्वल टू बच्चों क्या है KT, तो mg अपॉन साइन अल्फा एंड t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका mg बाई के साइन अल्फा। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। दिस इज अनदर नाइस प्रॉब्लम बाय NTA। आइए इसको सॉल्व करते हैं। Assuming that about 20 mega electron volt of energy is released per fusion reaction, then the mass of hydrogen consumed per day in a fusion reactor of power 1 megawatt will approximately कितना होगा ये देखना है। तो देखिए आपकी जो एनर्जी रिलीज होती है कितनी होती है एक रिएक्शन में, ये होती है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज इक्वल टू 20 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 एंड इट इज इक्वल टू 32 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 13। मेगा का 10 रेज टू द पावर 6 भी ले लिया, यूँ हमें इतनी चाहिए। और देखिए एनर्जी बराबर क्या होता है पावर इंटू टाइम, टाइम 1 डे का है, पावर कितनी है आपकी 1 दैट इज 1 मेगावाट इतना, और 1 डे का टाइम दैट इज 24 इंटू 36 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। 1 आवर में आपके सेकेंड होते हैं 3600, 24 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको मिल गई यहाँ पर एनर्जी। अब देखिए एक एटम के डिफ्यूज होने पर यानी कि एक एटम की रिएक्शन होने पर हमें इतनी एनर्जी मिलती है, तो मैं मान लेता हूँ कि n एटम्स आपके रिएक्शन करते हैं तो हमें टोटल हमें कितनी एनर्जी चाहिए n एटम के रिएक्शन करने पर इतनी एनर्जी चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसे क्या n इंटू एक से कितनी मिलती है हमें 32, ठीक है जूल, तो n इंटू 32 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 30 इज इक्वल टू 24 इंटू 36 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। अब अगर n की वैल्यू रखें तो n क्या है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, और वो क्या होता है मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, देन मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, ट्वेंटी फोर इंटू 36 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। अब देखिए मास निकालना है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 24 इंटू 36 10 रेज टू द पावर 8 इंटू मॉलिकुलर मास कितना होता है दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 इंटू 20 10 रेज टू द पावर 23 इंटू 32, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 13। इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.09 ग्राम, और विच इज़ इक्विवेलेंट टू मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम ले सकते हैं 0.1 ग्राम, और ऑप्शन बी सही हो जाता है। A block is hanged from a spring in a cage. Elongation is
elongation in spring is x1 and x2 when the cage moves up and moves down। तो देखिए elongation in spring जो होता है वो आपका होता है m g effective by k। तो यहाँ पर g effective की बात करें तो g effective हो जाएगा g प्लस ए। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम x1 इज इक्वल टू m g प्लस ए बाई के। अब जब आपका सिस्टम नीचे की तरफ जा रहा है तब क्या होगा, तब इलोंगेशन है x2 और इस केस में x2 की वैल्यू g इफेक्टिव क्या हो जाएगा g माइनस ए, सीडो फोर्स की वजह से। आपका सिस्टम नीचे की तरफ जा रहा है तो सीडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा ma, और g इफेक्टिव की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी m g माइनस ए बाई के। अब ये कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल सेम एक्सप्रेशन से कर दें, तो इस केस में देखिए आपका स्प्रिंग कुछ इस तरीके से होगा, सीडो फोर्स इधर लग रहा होगा, वेट नीचे लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और मान लिया ये इलोंगेशन है डेल्टा एल। तो आप क्या देखेंगे यहां से, आप लिखेंगे डेल्टा एल इज इक्वल टू जी इफेक्टिव हो जाएगा इस केस में एम स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बाई के। अब मेरे पास ये इक्वेशंस हैं, अब मैं क्या करूं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं, तो क्या मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एम स्क्वायर बाई के स्क्वायर, तो कॉमन आएगा, हो जाएगा यहाँ पर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ag, ये कैंसिल हो जाएंगे और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर मिलेगा एम स्क्वायर बाई के स्क्वायर, और 2 बाहर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 कॉमन हो गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ रही है 2 एम स्क्वायर बाई के स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ 2 को डिवीज़न में लाके, तो ये हो जाएगा आपका m बाई के स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या था आपका डेल्टा एल। तो इलोंगेशन इन स्प्रिंग आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बाई 2, और ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। बच्चों, टू communicating vessels contains mercury, the diameter of one vessel is n times larger than the diameter of the other. A column of water of height h is poured into the left vessel, the mercury level in the right vessel। अब हमें मर्करी लेवल देखना है, तो मान लीजिए जब मरकरी नहीं था दोनों सेम लेवल पे रहे होंगे। अब contain mercury, the diameter of one vessel is n times larger than the diameter of the other. A column of water of height h is poured into the left vessel, the mercury level will rise in the right hand vessel। S is equal to relative density of mercury and rho is the density of water। तो बेटा जैसे ही इस बच्चों इसमें पानी डाला तो ये क्या होगा, मान लीजिए शुरुआत में दोनों का लेवल सेम होगा, सेम मतलब जब पानी नहीं था तो लेवल सेम होगा, पानी डालने पर ये लेवल H1 नीचे गया और मान लीजिए ये लेवल H2 ऊपर गया। अब क्या होगा, इससे ऊपर क्या होगा, न्यू लेवल जो होगा मरकरी जहां पर है, जहां पर बेटा मरकरी है, पानी डालने से मरकरी का जो इस वाला कॉलम नंबर 1 में लेवल H1 नीचे गया और कॉलम नंबर 2 में H2 ऊपर गया, तो न्यू लेवल ऑफ मरकरी यहां हो गया और इससे ऊपर H हाइट पर पानी है। तो आप ध्यान से देखें अगर कि मरकरी का जो लेवल राइज हुआ है वो कितना हुआ है, H2 राइज हुआ है। अब ये कंडीशन कुछ इस तरीके की है। अब मैं यहां पर प्रेशर की इक्वेशन लिखूं, इन द सेम लिक्विड एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल
द प्रेशर इज ऑलवेज सेम। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, जो है पानी की वजह से जो प्रेशर होगा इस पे मरकरी और वाटर के इंटरफेस पे मैं प्रेशर लिख रहा हूँ। तो जो पानी यानी कि वाटर की वजह से प्रेशर होगा टोटल, और ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा 0.1 पर, जब ये अपने लेवल को यहाँ 0.1 मेरा ये है मरकरी, इसके ऊपर क्या है पानी है वाटर है, और इसके नीचे मरकरी, तो इस इंटरफेस पे लिखूंगा तो लिखूंगा पी नॉट प्लस रो जी एच। और आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर जो है टोटल कितना हाइट है मरकरी लेवल की, H1 प्लस H2, H1 ये वाला और H2 जितना ऊपर गया। तो यहाँ पे लिखूंगा बच्चों में प्रेशर के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस मरकरी की डेंसिटी कितनी होगी, अगर मुझे दे रखी है रिलेटिव डेंसिटी दैट इज S इंटू रो, हाइट H1 प्लस H2 इंटू जी, पी नॉट प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर है। अब क्वेश्चन में दिया है कि डायमीटर या रेडियस के बारे में डिस्कशन है। तो बच्चों हम यहाँ से एक बात और समझते हैं कि जितना वॉल्यूम मरकरी का यहाँ से डिस्प्लेस हुआ उतना यहाँ गया होगा, सेकंड कॉलम में गया होगा। तो कितने H2 और H1 में रिलेशन मिल जाएगा मुझे, तो मैं लिखूंगा पाई आर स्क्वायर H1 जो कि यहाँ से वॉल्यूम गया इज इक्वल टू होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम सेम ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर, और R1 कह दिया इसे मैंने क्योंकि इसकी रेडियस R1 मान ली मैंने, H2 एंड R1 इज इक्वल टू एन आर गिवन है। तो पाई आर स्क्वायर H1 इज इक्वल टू पाई आर एन स्क्वायर आर स्क्वायर H2। यहाँ से मिल गया मुझे H1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर H2, और इसकी वैल्यू मैं ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो गए और ये इक्वेशन बनेगी H इज इक्वल टू S H1 प्लस H2, इक्वेशन 1 से लिखा है, सब सॉल्व करके मैंने S H1 इज एन स्क्वायर H2 प्लस H2 एंड H2 इज इक्वल टू यहाँ से आ गया H अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, एंड विच ऑप्शन इज राइट, और साथ में S डिवीजन में, एंड विच ऑप्शन इज राइट दैट इज B। इस तरीके से सॉल्व किया। तो इस पे ये कंसेप्ट है कि किसी भी सेम लिक्विड के अंदर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल जो प्रेशर रहता है वो सेम रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनदर अ वेरी गुड क्वेश्चन, समझते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें शॉर्टेस्ट वे में। तो देखिए कह रहा है कि इन द फिगर गिवन बिलो फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री एट द सरफेस व्हाट इज द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीडेड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द वर्टिकल फेस। तो यहाँ पर अगर ये क्रिटिकल एंगल पे गिरे, लीस्ट चाहिए ना, तो क्रिटिकल एंगल पे गिरे तो TIR अकर होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उससे जस्ट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, जरा से ही जैसे ज्यादा हुआ TIR हो जाएगा। तो क्रिटिकल के लिए सॉल्व करेंगे। मैंने माना बच्चों ये एंगल R है, तो C और R में क्या रिलेशन है, आप देख सकते हो कि C इज इक्वल टू होगा 90 माइनस का R, पहली इक्वेशन। अब मैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन जहां हो रहा है वहां पे स्नेल्स लॉ लगाता हूं, मैं लिखूंगा क्या, साइन 45, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 म्यू साइन R, और यहां से मुझे साइन R की वैल्यू मिलेगी दैट इज 1/√2 म्यू। इक्वेशन 2 लिखी इसे मैंने। अब ध्यान से देखिए साइन C के लिए क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/म्यू, और C का रिलेशन क्या है दैट इज साइन 90 माइनस R, तो साइन 90 माइनस R हो जाएगा यहाँ पे, इट इज इक्वल टू 1/म्यू, और विच इंप्लाइज दैट cos R इज इक्वल टू 1/म्यू, दैट इज इक्वेशन 3। नाउ squaring the both equation that is 2 and 3 and add them, so it is sin square R plus cos square R is equal to 1 to 1/2 mu square plus 1 by mu square, and it is 3/2 mu square. So this is 1 and mu square is equal to 3/2 and mu is equal to square root of
3/2 and option C is correct. So it's a nice problem. Next problem देखते हैं. Another good problem. A weightless rod of length L carries two equal masses M, one fixed at the end, other is in the middle of the rod. अब यहाँ पे rod देने का मतलब ये है कि आपके B एंड C का एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, ये सेपरेटली मूव नहीं करेंगे, इनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रहेगी. मान लिया, एज्यूम कर लिया. द रॉड कैन रिवॉल्व इन अ वर्टिकल प्लेट अबाउट A. Then the horizontal velocity which must be imparted to C of the rod to deflect it horizontal position. Let us suppose मैं velocity v दे देता हूँ. अगर velocity C की v है, velocity of C object is v, तो बच्चों B की क्या होगी? क्योंकि ओमेगा सेम है, तो हम देखिए क्या लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, v, और दिस इज द टोटल लेंथ इज L, v बाई एल. और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर मैं B के लिए लिखूँ तो इसके लिए लिखूंगा वी बी, एंड लेंथ कितनी, क्योंकि मिड में, तो दिस इज L बाई टू, सो वी बी डिवाइडेड बाई L बाई टू. एंड यहाँ से वी बी की अगर मैं वैल्यू देखूँ बच्चों, तो वी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी बी की वैल्यू हो जाएगी अपनी v बाई टू. वी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, v बाई टू. अब आगे देखिए, जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाए, मिनिमम चाहिए, तो इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0. ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी. अब मैं यहां पर अगर देखूं तो व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर ये mgL/2 इसकी चेंज आएगा, अगर इनिशियल में 0 मान लूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, mgL आ जाएगी. द टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन द फाइनल स्टेट क्या हो जाएगा, या टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहूँ तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, एंड दैट इज गेन करी है दोनों पार्टिकल ने सिस्टम में, तो दैट इज mgL/2 प्लस mgL, एंड दैट इज 3/2 mgL. ये सिस्टम ने पोटेंशियल एनर्जी गेन करी है. और अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखूं तो क्या होगा, तो चेंज क्या है, इनिशियल क्या है, 1/2 m v c स्क्वायर प्लस 1/2 m v स्क्वायर b. 1/2 m को कॉमन ले लिया, वी सी की v स्क्वायर एंड वी बी की v स्क्वायर बाई 4. तो चेंज क्या होगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है, 0, तो दिस चेंज इज नेगेटिव. और जैसा कि हम जानते हैं कि अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड. तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो बेटा हमें मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 5/8 v स्क्वायर m, और ये दोनों क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे. तो यहाँ से लिखेंगे हम -5/8 m v स्क्वायर प्लस 3/2 mgl इज इक्वल टू 0. और इसे सॉल्व किया तो हमें v की वैल्यू मिलती है स्क्वायर रूट ऑफ 12/5gl, जो आपका ऑप्शन ए है और ये करेक्ट है. ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है, एनटीए में पूछी हुई. इन अ कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट इज 500 किलो ओम, बीटा इज इक्वल टू 49. If the power gain of the amplifier is 5 into 10 raised to the power 6, then what is the input resistance? तो power gain बराबर क्या होगा, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर. आउटपुट पावर I C स्क्वायर अपॉन इंटू R आउटपुट डिवाइडेड बाय I बेस, एंड हेयर
In a common emitter transistor amplifier, the output resistance is 500 kilo ohm. Beta is equal to 49. If the power gain of the amplifier is, Pg is the power gain, 5 into 10 raised to the power 6, इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमसे पूछी है, देन पावर गेन इज इक्वल टू होता है बीटा स्क्वायर आर आउटपुट डिवाइडेड बाई आर इनपुट, एंड यहाँ से आर इनपुट इज इक्वल टू हो गया बीटा स्क्वायर आर आउटपुट डिवाइडेड बाई पावर गेन। जब बेटा इसकी सारी वैल्यू रखेंगे देन आर इनपुट इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर दैट इज 49 स्क्वायर आर नॉट 500 किलो ओम 10 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई पावर गेन दैट इज 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, और इसे सॉल्व करेंगे देन अप्रॉक्सीमेटली हमें वैल्यू मिलेगी 240 ओम इनपुट रेजिस्टेंस की, एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। A calorimeter contains 0.2 kg of water at 30 degrees Celsius, in which 0.1 kg of water at 60 degrees Celsius is added. The mixture is well stirred and the resulting temperature is found to be 35 degrees Celsius. What is the thermal capacity of calorimeter? So let us suppose it is X. अब देखिए जो आपकी हीट टोटल इनपुट में आई उसने क्या दो काम किए, एक तो 0.2 kg वाटर का टेम्परेचर राइज किया, साथ ही साथ कैलोरीमीटर को भी टेम्परेचर राइज किया 30 से 35 के लिए। तो हम कहते हैं कि हीट सप्लाइड कितनी है, तो हीट सप्लाइड की अगर वैल्यू देखें तो कितना मास है टोटल, डेट इज फॉर्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। सो m इज 0.1, s को अभी s ही रहने देते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, एंड डेल्टा टी कितना पानी है 60 डिग्री सेल्सियस का, और फाइनल कितना हो गया टेम्परेचर 35, देन 60 माइनस 35 एंड इट इज इक्वल टू एंड दिस इज इक्वल टू 2.5 s, दैट इज 25 इंटू 0.1। सो इतना ये हमने इनपुट दिया, और ये कंज्यूम किस किस चीज में हुआ है, कैलोरीमीटर का टेम्परेचर राइज करने में, और 0.2 kg वाटर का। तो हीट सप्लाइड इज इक्वल टू हीट गेन, मतलब आपने जितनी सप्लाई किया उतना सिस्टम ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2.5 s, और वाटर का जो 0.2 kg का 30 डिग्री सेल्सियस है उसका टेम्परेचर कितना हो गया 35, तो इसने कितनी हीट गेन करी है जिसकी वजह से ये टेम्परेचर राइज हुआ, तो दैट इज 0.2, वाटर है s ही रहने दिया, into temperature change that is 35 to 30, so 5 plus x कैलोरीमेट्री का, और टेम्परेचर में चेंज है 35 माइनस 30 विच इज अगेन 5, so it is 0.2 into 5 is 1 and plus 5x 2.5s and x is equal to 0.48s, sorry, so not 0.4s, 1.5s divided by 5 which is 0.3s, so इसकी वैल्यू अपने पास आती है 0.3s। अब s की वैल्यू क्या रखेंगे, s की वैल्यू रखेंगे जूल्स में, तो दैट इज 0.3 स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इनटू 4200, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 126 जूल पर केल्विन, और आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इन सेमीकंडक्टर, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का फॉर्मूला याद करें होता है Vd अपॉन ई, Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करके सारी वैल्यू करके रखूंगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ऊपर नीचे Q से मल्टीप्लाई कर लूँ, Q इंटू वी डी एंड ई क्यू,
ई क्यू तो आपकी फोर्स की डायमेंशन रखता है और चार्ज की डायमेंशन क्या है, ए टी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन, एंड ई क्यू क्या है आपका, फोर्स है, देन एम एल टी माइनस टू। म्यू की डायमेंशंस की बात हो रही है। देखिए टी से टी कैंसिल हो जाएगा, सो ये आएगा एम इनवर्स एल ज़ीरो एंड टी प्लस टू, क्योंकि हेयर यहाँ पर माइनस का है तो टी प्लस टू। सो म्यू इज इक्वल टू एम माइनस वन एल ज़ीरो टी स्क्वायर, एंड आपका साथ में आएगा ए, दिस ए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। The intensity ratio of two coherent source of light is P. इंटेंसिटी रेशियो I1 by I2 आपको गिवन है और इसकी वैल्यू P है। दे आर इंटरफेयरिंग इन द सेम रीजन एंड प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। द फ्रिंज विजिबिलिटी इज, फ्रिंज विजिबिलिटी देखनी है बच्चों। तो फ्रिंज विजिबिलिटी हम कैसे देखें, फ्रिंज विजिबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम डिवाइडेड बाई आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। मैक्सिमम इंटेंसिटी दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 माइनस I1 प्लस I2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2, ये मिनिमम है। एंड व्हेन वी सम दिस दैट इज I1 प्लस I2 और ये कैंसिल हो जाएंगे तो नीचे आएगा I1 प्लस I2, 2 ऑफ I1 प्लस I2, दैट इज द विजिबिलिटी। विजिबिलिटी तब अच्छी होगी जब कंट्रास्ट अच्छा होगा, तो हम कंट्रास्ट देखते हैं फ्रिंज का। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इज 4 स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 2 I1 प्लस I2 एंड इट इज कैंसल्ड। सो व्हाट वी गॉट, हमें क्या मिला बच्चों, हम क्या करते हैं यहाँ से I2 कॉमन ले लेते हैं, देन स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2, नीचे I2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस I1 डिवाइडेड बाई I2 एंड इट इज स्क्वायर रूट ऑफ I1 डिवाइडेड बाई I2 1 प्लस I1 I2, और ये रेशियो हमें गिवन है P, साथ में 2 है तो दिस इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ P and 1 plus P, and this is the visibility, and option B is correct. The fundamental frequency of a closed organ pipe of length 20 centimeter is equal to second overtone of an organ pipe open at both the ends. The length of the organ pipe open at the both ends is. It's a very simple question. तो अगर आप फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी को याद करें तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो होती है एन सी इज इक्वल टू वी अपॉन 4L सी, और वी यहाँ पर साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है। अब बात करें अगर मैं ओपन ऑर्गन पाइप की, तो ओपन ऑर्गन पाइप की होती है वी अपॉन 2L नॉट। अब सेकेंड ओवरटोन, तो यहाँ पर सेकेंड ओवरटोन एन प्राइम दैट इज 3/2 वी एल नॉट, ये बराबर है क्लोज ऑर्गन पाइप के फंडामेंटल के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हम यही लिख देंगे वी अपॉन 4L सी 3/2 वी अपॉन एल नॉट। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखते हैं। L ओपन इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ L क्लोज्ड। L क्लोज्ड की वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो दिस इज 6 इंटू 20 विच इज 120 सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। एन इंजन ऑफ पावर 58.8 किलोवाट, तो इंजन की आपको बच्चों पावर दे रखी है P इंजन इज इक्वल टू 58.8 किलोवाट, and that is equal to 58.8 into 10 raised to the power 3। ट्रेन का मास m is equal to 2 into 10 raised to the power 5 kg with a velocity, velocity is not given in meter per second, तो इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, एंड दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन देखा है, देखिए यहाँ पर अगर
बहुत बारीक सी बात है जो देखनी है कि आपका एक्सेलेरेशन जीरो है, तो यानी कि जितनी पावर दे रहा है सारी की सारी इंजन दे रहा है सारी सारी स्टैटिक फ्रिक्शन में खर्च हो रही है। तो हम यहाँ से लिखेंगे P इनपुट इज इक्वल टू P आउटपुट, and P input is 58.8 into 10 raised to the power 3. P output, force of friction into velocity, 58.8 into 10 raised to the power 3. force of friction mu, m कितना है आपका, m की वैल्यू है आपकी 2 into 10 raised to the power 5. g की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, and velocity is again 10. so we can solve here फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की अगर वैल्यू किसी को प्रॉब्लम हो तो हम जानते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की बात है तो इट इज़ म्यू एन होता है, और म्यू एन की वैल्यू होती है एम जी, नॉर्मल रिएक्शन जो होती है। दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इफ देयर इज एनी डाउट। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस, अगर मैं म्यू की वैल्यू को सॉल्व कर दूँ यहाँ से आएगी 0.0029, और मैं इसको अगर राउंड ऑफ कर लूँ तो ये हो जाएगी 0.003, एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। एफ नेट यानी कि अ रॉकेट 5000 kg इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग। एक रॉकेट है, इसको ऊपर की तरफ फायर करना है। द एग्जॉस्ट स्पीड v इज इक्वल टू 800 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल एक्सेलेरेशन, अपवर्ड एक्सेलेरेशन a आपको गिवन है, दैट इज a इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द अमाउंट ऑफ गैस, हमें dm बाई dt यानी कि किस रेट से गैस निकल रही है ये देखना है। तो अगर मैं बात करूं कि थ्रस्ट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो रॉकेट के एफबीडी से देखिए mg नीचे की तरफ लग रहा है और थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ F थ्रस्ट माइनस mg इज इक्वल टू ma, एंड व्हाट इज द थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू mg प्लस a। थ्रस्ट फोर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, dm बाई dt is equal to v, this is the thrust force mg plus a, and now we can calculate dm by dt which is the exhaust rate जो हमें निकालना है। गैस इजेक्टेड पर सेकेंड कितनी देर कितने रेट से निकल रही है पर मास पर यूनिट टाइम में, दिस इज एम जी प्लस ए वाई वी, एंड हम सबकी वैल्यू रख देते हैं। m की वैल्यू है हमारे 5000, g की वैल्यू 10 ले ली, एंड यहाँ पर 20 एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी इज गिवन टू अस 800। जब इसे सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 187.5 dm by dt, and this is the exhaust rate, so option is 187.5। A particle describes horizontal circle in a conical funnel whose inner surface is smooth with a speed of 0.5 meter per second. What is the height in centimeter of the plane of the circle from the vertex of the funnel? तो एक फनल है, इसके अंदर सर्कुलर मोशन में पार्टिकल है कुछ इस तरीके से। लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो इस पार्टिकल को अगर देखें तो इस पार्टिकल में बच्चों ये एंगल थीटा और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लग रही होगी। यहां पर जो आपका फोर्स लगेगा n cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर टू दी दैट इज n sin थीटा। अगर एंगल में कंफ्यूजन है तो देखिए ये 90 माइनस थीटा होगा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। n cos theta is providing the necessary centripetal force, that is mv square by r, and r is the radius। n sin theta की अगर बात करूं तो n sin theta is balancing the weight,
मैं टेन थीटा बच्चों यहाँ से निकालूं तो ये हो जाएगा आपका आर जी अपॉन वी स्क्वायर, आर जी अपॉन वी स्क्वायर, एंड टेन थीटा द हाइट, this is the height h, so tan theta is r upon h is equal to r g by v square, r cancel and h is equal to v square by g. V is 0.5 and g is 10. इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर सेंटीमीटर में 2.5 हो जाएगा, एंड 2.5 सेंटीमीटर इज द आंसर.